नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं, विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि विराम चिन्ह को हम कहाँ पर लगाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वाक्य के बीच में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वीडियो और लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, रुकाव या ठहराव। ठीक, तो अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग सही जगह पर ना करें, अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ पलट जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है। इसलिए हमें विराम चिन्ह को लगाते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे लगा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों एक ही वाक्य हैं, लेकिन इसमें विराम चिन्ह का खेल है। ठीक है, रोको के बाद यहाँ पहले वाले सेंटेंस में रोको के तुरंत बाद क्या लगा है? आपका अर्धविराम लगा है। ठीक है, अल्प विराम लगा है, सॉरी। तो क्या कर रहा है? ये कह रहा है रोको मत जाने दो। इसमें क्या भाव निकल रहा है? उसे रोक लीजिए, जाने मत दीजिए। ठीक है, जब किसी का दूसरा है जो, उसमें कहा जा रहा है रोको मत जाने दो। इसमें कहा जा रहा है, दूसरे में क्या भाव निकल कर आ रहा है? शब्द वही है, लेकिन सिर्फ आपका विराम चिन्ह इसमें अर्थ को बदल दे रहा है। रोको मत उसे चले जाने दो, जाने दो उसे, रोको मत। ठीक है, तो दूसरे का ये भाव हो रहा है। तो दोनों का भाव अलग है, लेकिन शब्द वही है। तो भाव में अंतर कैसे आ रहा है? विराम चिन्हों की वजह से। यहाँ पे रोको के नीचे लगा है, यहाँ पे रोको मत के बाद लगा है विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्हों का बहुत ही बड़ा खेल होता है हमारी हिंदी भाषा में। ठीक है, तो विराम चिन्ह होते क्या हैं? देखिए, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत हमें रुकना पड़ता है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं, जिससे कि हमारा कोई ऐसा टॉपिक ना छूटे जो परीक्षा में से संबंधित प्रश्न में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। आगे देखते हैं। तो हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पहला है आपका पूर्ण विराम। सब लोग इसे जानते होंगे। इसको हम दर्शाते हैं, पूर्ण विराम को एक पाई के रूप में। देखिए, यहाँ पे पूर्ण विराम दर्शाया गया है। ठीक है, एक खड़ी पाई के रूप में पूर्ण विराम को हम दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है, यह हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह है। क्या है? ये हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इसे लगाते कहाँ हैं हम लोग? ये चीज़ ध्यान देने की बात है। इस चिन्ह का प्रयोग, ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला पॉइंट, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या विस्मय आश्चर्य प्रकट किया जाए, उन वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगता है। इसके अलावा सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग। ठीक है, दूसरा, दोहा, श्लोक, चौपाई की पहली पंक्ति में, ठीक है, कि पहली पंक्ति में एक तथा दूसरी पंक्ति में दो पूर्ण विराम लगाने की ये बहुत पुरानी प्रथा है। ठीक है, जैसे देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो इसके बाद तुरंत देखिए एक पूर्ण विराम लग गया है। या खाए बौराए जग, या पाए बौराए, तो इसके बाद दूसरी लाइन, दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लग गए हमारे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा अगला नियम हुआ कि दोहा, श्लोक, चौपाई के पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब इसका तीसरा नियम जो है वो ये है कि कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी किसी कहानी या स्टोरी को जो हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसका पहले जब हम उसके शुरुआती
चरणों को बताते हैं, उसके शुरुआती पात्रों के बारे में, उसकी शुरुआती स्थितियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम छोटी छोटी बातों को बताते हैं, उसके बाद तुरंत पूर्ण विराम लग जाता है। जैसे संध्या का समय, पूर्ण विराम। आकाश में लाली, पूर्ण विराम। वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, पूर्ण विराम। सुनसान पथ, ये सब क्या है? जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी कहानी की स्टार्टिंग की एक आपको बताया जा रहा है कि उस कहानी की शुरुआत ऐसे हो रही है, उसकी स्थितियाँ यही हैं, अब उसमें पात्र क्या करेगा। ठीक है, तो ये क्या, किसी चीज़ का सजीव वर्णन करते समय प्रत्येक वाक्यांश के अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। इसमें क्या होता है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम जो है अर्ध विराम से कम देर लगता है उसमें, तो जहाँ पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर लगता है तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम को देखिए, इसका जो साइन है, एक ऊपर डॉट नीचे कामा, ऊपर डॉट इंग्लिश में कामा कहते हैं उसको, या अल्प विराम भी कहते हैं कामा को हम। ठीक है, तो ऊपर डॉट नीचे कॉमा लगा देते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला इसका नियम क्या है, कहाँ लगाते हैं? ये क्या करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। किसको? दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ये देखिए आपका जो अर्धविराम है दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है? दो उपवाक्यों को, जैसे लखनऊ पहुंचने से पहले लगता है, ऐसा प्रतीत होता है बारिश होगी। लखनऊ पहुंचने से पहले कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? अर्धविराम लगाते हैं। फिर ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश या बरसात होगी। ठीक है, पहला नियम इसका है। इसमें तो दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है, दो उपवाक्यों को। लखनऊ पहुंचने से पहले ऐसा लगता है बारिश होगी, तो इन दोनों के बीच में जो ठहराव है उसको हम किसके माध्यम से उस ठहराव को दिखा रहे हैं? अर्धविराम के माध्यम से। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, दूसरा नियम है इसका, दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे MA, PhD, BLed, ये सब क्या है? आपके उपाधियां हैं, और इसके अंत में क्या होता है? देखिए आपका क्या लगाया गया है? अर्धविराम दर्शाया गया। ठीक है, अर्धविराम लगाया जाता है हमेशा, दो उपाधियों के बीच में हमेशा अर्धविराम लगाया जाता है। दो या तीन या चार, उनके बीच में हमेशा कामा ना लगाकर अर्धविराम लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है? अर्धविराम। ठीक है, आगे देखते हैं हम अल्प विराम। क्या देखते हैं? अल्प विराम। अगला हमारा है अल्प विराम। बस अल्प विराम में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बस इसमें थोड़ा तो ठीक है। तो अल्प विराम कहाँ पर लगता है? जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो। ठीक है, कम देर रुकना हो, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया था। अर्ध विराम की तुलना में इसमें समय बहुत कम लगता है रुकने के लिए। तो इसमें पहला टॉपिक कहाँ लगता है हमारा? अल्प विराम। ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। कब? जब एक ही प्रकार के कई शब्द प्रयोग किए जाएं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मोहन अपनी संपत्ति कामा भूमि कामा प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। ठीक है, जब एक ही प्रकार के शब्द आ रहे हैं ना, देखिए एक ही मोहन के बारे में ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए सारे शब्द प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए एक ही व्यक्ति की विशेषता बतला रहे हैं ये, इसलिए सबके बाद कामा लगा दिया गया। जैसे फिर से देख लीजिए, मोहन अपनी संपत्ति भूमि प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। तो यहाँ पे अपनी संपत्ति भूमि कामा सबके बीच में लगता जाएगा, प्रतिष्ठा, इसके बाद और मान मर्यादा। ठीक है, दूसरा है इसका हाँ नहीं अतः वस्तुतः बस अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में अल्प विराम लगाया था। जैसे इन सब से जो आरंभ हो, जैसे अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? जैसे वाक्य एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वाक्य अतः से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अतः शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अल्प विराम लगेगा। ठीक है, तो
कोई भी इसमें से आए तो उसके तुरंत बाद हम अल्पविराम लगाएंगे। फिर उसका अगला है वाक्यांश या उपवाक्यों को अलग करने के लिए। वाक्यांश या उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगी। तो पहला कामा कहाँ लगेगा इसमें? विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से, एक बार रुका जा रहा है, अल्पविराम लग गया तुरंत यहाँ पे। मैं समझता हूँ, फिर रुका जा रहा है, अल्पविराम, परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वाक्यांश को अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया था? अल्पविराम का प्रयोग किया था। अगला हमारा शब्द युग में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप पुण्य, ठीक है, शब्द युग में अलगाव दिखाने के लिए जैसे पाप पुण्य, ठीक है, और सच और झूठ। तो ये क्या है? हमारे शब्द युग्म है। इनमें दो शब्द युग्मों को अलग करने के लिए इनके बीच में क्या लगाया जा रहा है? अल्पविराम का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है पत्र में संबोधन जब लिखा जाता है, जैसे मान्यवर महोदय, पूज्य पिताजी, जिसके लिए लिखा जाता है, तो वहाँ पर उसके तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं? अल्पविराम लगाते हैं। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? अल्पविराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल्पविराम लगाते हैं, क्रिया विशेषण वाक्यांशों को तुरंत बाद, ठीक है। अगला किंतु परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी हम क्या करते हैं? इनसे पहले भी हम अपना अल्पविराम लगाते हैं। किंतु परंतु क्योंकि इसलिए, इनसे पहले हम क्या करते हैं? अल्पविराम लगाते हैं। जैसे आज मैं बहुत थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत थका हूँ, कामा, इसलिए विश्राम करना। तो इसलिए आया, तो इसलिए जस्ट पहले क्या लगा देंगे हम अपना अल्पविराम लगा देंगे, ठीक है। अगला इसका है तारीख साथ साथ जब महीने को भी दिखाना होता है तो वहाँ पर हम क्या दिखाते हैं? तो हम वहाँ पे क्या दिखा देते हैं? वहाँ पे अल्पविराम लगाते हैं। जैसे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। अब इसके आगे अगर सन दिखाना है तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है, 2019। तो यहाँ पे देखिए तारीख के साथ साथ अगर उस महीने का नाम भी दिखाया जा रहा है तो इसके तुरंत बाद क्या लगा दिया जा रहा है? यहाँ पे कॉमा लगा दिया जा रहा है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा है की के बदले में कभी कभी हम क्या, कि कुछ वाक्यों में की को विलुप्त करके हम वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। तो जैसे हम देखते हैं अगला, की के जहाँ पे हम लगा देते हैं, की को हटा करके कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं? हम जैसे कुछ कहावतें टाइप की होती हैं, जैसे कुछ लोगों को नारा होता है। जैसे नेताजी ने कहा, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, दिल्ली चलो, इन्वर्टेड कॉमा में है दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो जो है, की नहीं यूज किया जा रहा है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया जा रहा है। की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं? कॉमा। नेताजी ने कहा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो यहाँ पे हमने क्या, की का प्रयोग नहीं किया। अगर हम की का प्रयोग करते तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे और कहेंगे डायरेक्ट नेताजी ने कहा, कॉमा ना लगाकर की दिल्ली चलो, ठीक है। तो कहीं कहीं पे की के बदले में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर यहाँ पर भी क्या करते हैं? अपना अल्पविराम लगाते हैं। जैसे भागो भागो आग लग गई है, भागो भागो आग लग गई। तो भागो भागो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो सबके बाद क्या लगा देंगे हम? कॉमा या अपना अल्पविराम लगा देंगे, ठीक है। कॉमा या अल्पविराम, उसी अल्पविराम को हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अगला देखिए, जहाँ यह वह अब तब तो या आदि शब्द लुप्त हों, गायब हो जाएं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया, कहना था सो कह दिया, उसके बाद हम रुकते हैं, कॉमा लगा देते हैं, तुम जानो। तो यहाँ पर हमें क्या लुप्त हुआ है? बताइए, कॉमा किसकी जगह पे लगाएंगे? अब की जगह पे। इसका अर्थ अगर सही से देखें तो कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो। तो अब ना लगा करके यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया। अर्थ वही है, सिर्फ कॉमा लगा दिया गया, ठीक है। तो इन जगहों पे हम अपना अल्पविराम का प्रयोग या कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता हो, उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ठीक, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो नाम पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे हम इसके अंत में क्या लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रतीक हंसिए के जैसा होता है। कैसे? हंसिए के जैसा होता है, सिकल। ठीक, अगला हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये कहाँ पे लगाया जाता है? विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का जब बोध होता है हमें, तो इस चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। कहाँ पे? विस्मय, जैसे कहीं पर आश्चर्य प्रकट हो, एकाएक आपका कोई चीज़ देख के आप अचानक किसी चीज़ को बोल के एकाएक कोई शब्द बोल बैठे। जैसे कोई बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाश के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे? जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। कभी कभी अतिशयता, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको प्रकट करने के लिए भी क्या करते हैं? 2-3 बार क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे शाबाश, कामा तुम कक्षा में प्रथम आए हो, यहाँ पर हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। बहुत अच्छा, यहाँ फिर लगाएंगे बहुत ही अच्छा। शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कई बार किसी मतलब उसके जो सफलता है, उसके जो प्रथम आने की वो है, उसको क्या कर रहा है? सामने वाला उसको बहुत ही सराहना कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? बार बार उसी बात को दोहरा रहा है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, तो उसने जो काम किया इसका मतलब बहुत ही अच्छा, सराहनीय है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम उद्धरण चिन्ह, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह जिसको हम डबल इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ऐसे करके लगाते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, राघु, रामू, रामू, तो यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे उद्धरण चिन्ह, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के वाक्य शब्दों को, किसी दूसरे के वाक्य को या शब्दों को, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख देना ही क्या है हमारा? ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया था। किसी दूसरे के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया था। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इनके जो कथन है उसको उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया। देखिए यहाँ पर लगा है उद्धरण चिन्ह और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा है। ठीक है, दूसरा पुस्तक, समाचार पत्र, अगर इनका नाम आ रहा है तो उसको किस में रखा जाता है? डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। जैसे पुस्तक, किसी पुस्तक का नाम लीजिए, समाचार पत्र आप रख लीजिए, किससे जैसे कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो उसको किस में रखा? जैसे समाचार पत्र आप मान लीजिए आपका अमर उजाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इसको लिखेंगे हम। ठीक, किसमें रखेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा में। और किसी लेखक का नाम आ गया, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनके उपनाम को क्या कहते हैं? हरिऔध। क्या कहते हैं? हरिऔध, हरिऔध। ठीक, तो इनके इस नाम को हम किस में रखेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम है वो क्या है? वो लेखक है हिंदी के, इनका नाम हरिऔध है। तो हम किसी भी लेखक के उपनाम को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पहले सामासिक पद के मध्य, सामासिक पदों के मध्य, जैसे जय पराजय। ठीक है, तो इसके मध्य में क्या हुआ? देखिए हमारे योजक चिन्ह लगाया गया है। इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, छोटा सा होता है, इतना लंबा नहीं, छोटा होता है थोड़ा सा। ठीक है, लाभ हानि, तो ये सब क्या है? हमारे योजक चिन्ह इनके बीच में लगा। अगले और कहाँ पे यूज किया जाता है? तुलनावाचक सा, सी, से के पहले, जैसे धुंधला सा मौसम, तो धुंधला के बीच में क्या लगा दिया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा आपका योजक चिन्ह लग गया। ठीक है, तो अगर ये कोई सा, सी से, जैसे किसी से तुलना जैसे की जा रही है और सा, सी से उसके लिए प्रयोग किया गया वाक्य में, तो उसके जस्ट पहले हम
योजक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अगला हमारा एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे मान मर्यादा, रुपया पैसा। क्या, एक अर्थ वाले मान मर्यादा, रुपया पैसा, इनके बीच में भी क्या करते हैं हम अपना योजक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अगला सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में भी, जैसे थाली वाली, खाना वाना, तो इनके बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह हमने लगा दिया। तो योजक चिन्ह ये जो दो शब्दों को आपस में क्या करते हो, जोड़ने का काम करते हो, तो ये हमारे ये योजक चिन्ह कहलाते हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या है, ये थोड़ा सा योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़े होते हैं और ये किसी संवाद को कहने के लिए यूज किया जाता है इनको। जैसे राहुल ने कहा, राहुल तुम कहाँ रहते हो, जैसे किसी बातचीत कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हम अक्सर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सॉरी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल से कहा जाए राहुल तुम कहाँ रहते हो, तो राहुल का नाम लेने के बाद तुरंत क्या है, निर्देशक चिन्ह लगाया जाए। ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है ये योजक चिन्ह से। अगला है कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद क्या करते हैं हम हमेशा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार की सूची बनानी हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह जो है प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार की सूची से पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कोष्ठक। क्या है, कोष्ठक। कोष्ठक, कोष्ठक के भीतर मुख्यतः सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए पृथक की जा सकती है। कोष्ठक, जैसे कोष्ठक में किसी बात को विशेष रूप से जोर देना हो, ठीक है, किसी शब्द पर विशेष रूप से जोर देना हो या किसी पर किसी का ध्यान, किसी शब्द पर जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका ध्यान आकर्षित करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का या कोष्ठक का प्रयोग कर देते हैं। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कोष्ठक को। ठीक है, इसके अंदर हम जो चीज़ें हमें लिखना होता है वो लिख देते हैं। तो कोष्ठक का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कोई हिंदी में कठिन शब्द या इंग्लिश में कठिन शब्द, वैसे हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी में कठिन शब्द बोल दिया गया तो उसका अर्थ मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको जो आपको प्रैक्टिकली जो शब्द उसको बोलते हैं उसको ब्रैकेट में उसका नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे नाटक के अभिनय निर्देशों को कोष्ठक में रखा जाता है। जैसे नाटक में लिखा जाता है कि अभिनय निर्देश जो होते हैं, जो मतलब उनको बोलना होता है वो तो लिखा ही होता है, लेकिन उनको जो करना है वो भी जो है किस प्रकार से करके उसको बोलना है वो ब्रैकेट में लिखा होता है। जैसे मेघनाथ ब्रैकेट में कुछ आगे बढ़कर, ये ब्रैकेट में लिखा होता है। लक्ष्मण यदि मेघनाथ लक्ष्मण से कहता है, मेघनाथ लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। मेघनाथ क्या बोलता है, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। तो उसके निर्देश दिया जाता है इसमें कि ब्रैकेट में लिख करके कि कुछ आगे बढ़कर, तो उसमें जो पात्र होता है मेघनाथ का रोल करने वाला वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके उनसे संवाद करता है लक्ष्मण से। ठीक है, आगे हंस पद या त्रुटिबोधक, हंस पद या त्रुटिबोधक। ठीक है, इसमें एक और था हमारा कोष्ठक में विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए। तो सब नॉर्मली जानते होंगे, जैसे नंबर डाला जाता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, जैसे किसी दूसरा तीसरा सीरियल नंबर डालते हैं ना हम, तो उसके लिए भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं सामान्यतः। ठीक है, अगला है हमारा हंस पद या त्रुटिबोधक। वाक्यांश में कोई छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ शब्द अगर अथवा अक्षर हंस पद की सहायता से ऊपर लिख देते हैं। जब कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है किसी वाक्य में लिखते समय, तो उसको हम हंस पद की सहायता से, हंस पद ये है आपका, ऐसे दिखा करके हम उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो इसमें जन्म सिद्ध जो है बीच में लिखने के लिए छूट गया, तो हंस पद को दर्शाकर इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हंस पद हो गया। आगे चलते हैं, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह में क्या करते हैं हम, रेखांकन चिन्ह में वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पर, वाक्य को जो महत्वपूर्ण शब्द होता है, वाक्य होता है, उसको हम क्या करते हैं, रेखांकित कर देते हैं। जैसे मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी, तो मुंबई के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मुंबई को हम अंडरलाइन कर देते हैं या रेखांकित चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मुंबई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, तो
तो मुंबई को हम रेखांकित चिन्ह से नीचे से देखिए दर्शा दिया गया है। लाघव, इसके बाद अगला हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी शब्द को, जैसे उत्तर प्रदेश को हम क्या लिखते हैं, सॉरी यूपी तो इंग्लिश में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश को हिंदी में हम लिखते हैं ऊ, ये प्र, ऐसे लिखते हैं ना। तो ऊ के आगे जो इस जीरो जैसा लगाया गया यही हमारा लाघव चिन्ह है, प्रा के पीछे लाघव चिन्ह। तो किसी चीज़ का संक्षिप्त या इंग्लिश में जिसको एब्रीविएशन कहते हैं, छोटा रूप लिखने के लिए हम उसका लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा लाघव चिन्ह ये छोटा सा शून्य जैसा होता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा लोप चिन्ह। क्या है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या है? जब वक्ता जब क्या है लोप चिन्ह क्या है? देखिए, जब वाक्य या अनुच्छेद में, ठीक है, जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सर, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब वाक्य में, यहाँ वाक्य है, कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पे हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये डॉट डॉट दिखाए, लोप चिन्ह को हम डॉट डॉट के रूप में दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ऐसे हम लोप चिन्ह को दर्शाते हैं। तो भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, फिर हम लोप चिन्ह लगा दिए हैं, इसमें सभी शामिल है, ठीक है। तो क्या है, जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चिन्ह से संबंधित प्रश्न था या इससे संबंधित जो तथ्य थे हमने आपके सामने रख दिया है, और संभवतः आपकी परीक्षा में इसी से होकर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।